गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम बीए पार्ट 1 में जो ज्योग्राफी है सब्जेक्ट हमारा, और पेपर जो सेकंड है यानी कि भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में आज हम लोग देखेंगे, आज हमारा टॉपिक्स होगा भारत में प्रादेशिक असमानताएं। यानी कि जो प्रादेशिक असमानताएं हैं, जैसे कि रीजनल जो हम देखते हैं असमानताएं पाई जाती हैं, तो प्रादेशिक जो असमानताएं उसके बारे में देखते हैं। अब आता है प्रादेशिक असमानताओं का अर्थ। प्रादेशिक असमानताओं का अर्थ होता है, सबसे पहले जानते हैं प्रदेश। किसी भी प्रदेश का जैसे निर्धारण होता है, हम बांटते हैं या तो भौगोलिक आधार पर या राजनीतिक आधार पर। दो कारणों से बांटा जा सकता है ना। एक आर्थिक, कई कारण होते हैं बांटने के। एक आर्थिक होता है, राजनीतिक होता है, भौगोलिक होता है ना। और भी कई एक समस्याएं होती हैं जिसके तरीके से हम बांटते हैं। जैसे कि कोई हम देखते हैं इसी प्रादेशिक वितरण में, हमने अगर भारत में ही देखते हैं जो प्रादेशिक वितरण होता है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र आ जाता है। जैसे यूपी से उत्तराखंड पहले एक था, लेकिन जब इनका प्रादेशिक वितरण यानी कि भौगोलिक आधार पर इनको वितरण किया गया, तो इन्हें क्या किया गया, उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र आ जाता है, हिमालय क्षेत्र, तो उससे अलग किया है ना। तो ये किसके आधार पर वितरण हुआ है, उसका भौगोलिक आधार पर, है ना। इसी प्रकार से हम देखते हैं पंजाब और हरियाणा के बीच में जब दो प्रदेशों के आपस में दो अलग किया गया, तो किस आधार पर किया गया था, उनकी भाषा के आधार पर। इसी तरह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जब अलग किया गया, तो किस आधार पर किया गया, तो उनके कल्चर के आधार पर। इसी प्रकार से हमने कई एक जगहों पर देखते हैं जहां पर भौगोलिक हो या राजनीतिक कारण हो या फिर किसी आर्थिक कारण हो, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना, और छोटा नागपुर के पठार आसपास कैसे ही आर्थिक आधार पर भी इनका वितरण हुआ, कोई डिस्ट्रिक्ट है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो वितरण होता है यानी कि जो असमानताओं होता है, ये किस आधार पर प्रदेश बनते हैं। अब आता है कि जो प्रादेशिक असमानताओं का अर्थ है, यानी कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्नता पाई जानी। जैसे कि उत्तराखंड और यूपी में देखे जाए तो भिन्नता क्या है, उत्तराखंड एक प्रादेशिक कैसा है, पहाड़ी इलाका है, और जो हमारा उत्तर प्रदेश है ये कैसा, मैदानी इलाका है। ये तो एक हो गया भौगोलिक कारण। दूसरा कारण आता है कि वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, कि वो प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत कहीं 10 लोग रहते हैं, कहीं 500 लोग रहते हैं, कहीं 1000 लोग। तो ये प्रदेश के क्षेत्र की वितरण अलग हो गया। जैसे सबसे कम अरुणाचल में प्रदेश में और जम्मू कश्मीर सिक्किम में प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पॉपुलेशन कम रहती है। लेकिन यही जो हम बंगाल में आएंगे, बिहार में आएंगे और उत्तर प्रदेश में आएंगे, तो केरल में आएंगे, इनकी डेंसिटी कैसी हो जाती, बहुत ज्यादा आ जाती। इसी प्रकार से जैसे भाषा, भाषा के अनुसार अगर हम देखें, जैसे तमिलनाडु, केरल, ना मलयालम, तमिली, कन्नड़, ये कर्नाटक जैसे कन्नड़, उड़ीसा, है ना। तो और उड़ीसा के बाद हमारा आंध्र प्रदेश, तेलुगु, है ना। तो ये कैसे हैं, भाषा के आधार पर इनका वितरण किया गया है, ठीक है। इसी के साथ हम और भी भारत में विविधताएं पाई जाती हैं। भौगोलिक हो गई, सांस्कृतिक कारक भी होते हैं ना, राजनीतिक भी कारक होते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं, ये हमारी प्रादेशिक असमानताओं का ये अर्थ होता है। अब आता है प्रादेशिक असमानता के कारण, कि यानी कौन कौन से कारण होते हैं, किस कारण से असमानता उत्पन्न होती है, ये जानते हैं। जनसंख्या वृद्धि एवं घनत्व, हमने बताया था जनसंख्या की वृद्धि कहाँ पे सबसे ज्यादा होगी, जहाँ पे मैदानी क्षेत्र होगा और खाद्यान्न के उत्पादन की वस्तुएं ज्यादा उत्पादित होती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में, है ना, मैदानी क्षेत्र है, यहाँ खाद्यान्न की वस्तुएं काफी चीजें उत्पन्न होती हैं, और कृषि का क्षेत्र ज्यादा होता है, वहाँ पे डेंसिटी ज्यादा, घनत्व होता है। जैसे बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, केरल है। दूसरा आ जाता है प्राकृतिक संसाधनों में असमानता का वितरण। प्राकृतिक संसाधन कैसे हो गए, जैसे कि हमें कहीं पेट्रोलियम ज्यादा निकलता है, कहीं कोयला ज्यादा निकलता है, कहीं कोयला तो इस प्रकार से हम प्राकृतिक संसाधनों की असमानता का वितरण के बारे में जान सकते हैं। फिर आता है दरिद्रता। दरिद्रता मतलब होता है गरीबी। जैसे कि हमारा बिहार है ना, और
बिहार के लोगों को अगर हम देखेंगे तो वही हम कंपेयर करेंगे गोवा के लोगों से, गुजरात के लोगों से, केरल के लोगों से और हरियाणा के लोगों से, जिनकी जो जीवन स्तर है जीने का अब बहुत अलग होगा। ये किस आधार पर हो जाता है? दरिद्रता के आधार पर। औद्योगिकरण में सबसे ज्यादा विकास होता है। जैसे औद्योगिक क्षेत्र कौन से हैं? हम यूपी में देखेंगे जैसे कि गाजियाबाद, नोएडा, है ना। हरियाणा में फरीदाबाद, गुड़गांव, देहली, है ना। और हमारा गुजरात के क्षेत्र में अहमदाबाद, सूरत, है ना। और मुंबई, ये एक औद्योगिक क्षेत्र के लिए अलग प्रदेश का निर्माण करते हैं। और इसी के साथ जो पे उद्योग नहीं होते हैं तो कनेक्टिविटी वो प्रदेश ही अलग हो जाता है। जैसे ठीक है, औद्योगिकरण। फिर आता है आर्थिक संकेंद्रण, यानी कि आर्थिक का जो संकेंद्र है, जैसे मुंबई, दिल्ली, है ना, बेंगलुरु, चेन्नई, ये कैसे आर्थिक संकेंद्रण है। यहाँ पे मुंबई में सबसे ज्यादा आयात निर्यात ट्रेड, है ना। और सेंसेक्स, हमारा विदेशी व्यापार जो होता है, यहीं से आर्थिक जो राजधानी के रूप में जानते हैं वो मुंबई है। ठीक है, तो ये होगा आर्थिक संकेंद्रण कहाँ है, एक अलग प्रदेश का निर्माण होता है। फिर आती है सरकारी नीति। सरकारी नीति कैसी हो जाती है? कोई भी सरकारी नीति बनी है वो किसके लिए, कहाँ पे, कौन सी बनी होती है? क्योंकि हर नीति हर जगह पर फॉलो नहीं होती। जैसे कि कोई बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसके लिए नीति बनाई गई है, और कोई जहाँ पे बाढ़ जैसे सूखा क्षेत्र है वहां पे वो नीति काम नहीं आएगी, क्योंकि वो बाढ़ के लिए नीति है। कोई पैसा अगर सरकार ने अपने बजट में बना रखा है, ये बाढ़ के निर्मित के लिए है, जैसे बिहार के क्षेत्रों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ना, जहाँ बाढ़ क्षेत्र है, वो पैसा अगर हम हरियाणा में या राजस्थान में उसी चीज के उपयोग करेंगे तो वो नीति हमारी कामयाब नहीं होगी। जैसे सूखा के क्षेत्र में, जैसे राजस्थान में जो हम नीति बनाएंगे वो नीति हमारी बंगाल और बिहार में फॉलो नहीं हो सकती है। ठीक है, कुछ चीजों के लिए जैसे बाढ़ है ना, सूखा है, ऐसे लिए, या किसान की प्रॉब्लमों के लिए। राजनीति में एवं आर्थिक स्थिरता। राजनीति क्या है कि राजनीति से आर्थिक स्थिरता आती है। लोग अपनी वोट बैंक के लिए, यानी कि अपनी सत्ता के लिए पाने के लिए वो गलत कदम उठाते हैं और वो कठोर निर्णय नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिरता रुक जाती है। जैसे कि यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, पूरे भारत में ही अगर किसी भी राज्य को देखेंगे तो वो राजनीतिक कारण से सबसे ज्यादा आर्थिक स्थिरता आती है, क्योंकि वो हर व्यक्ति को खुश करने के लिए अपनी कठोर रणनीति नहीं बना पाते हैं, और जिसके वजह से वो छोटी छोटी कोई प्रलोभन वाली नीतियां निकालते हैं राजनीतिक लोग, जिसकी वजह से अच्छे से कार्य नहीं हो सकता है। इससे आर्थिक स्थिरता आती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावी होता है कि जैसे कि हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रभावी कैसे होगा, किसी देश का आयात और निर्यात कितनी परसेंटेज होता है। जैसे चाइना को आज की मौजूदा हालत में देखते हैं तो सबसे ज्यादा आयात और निर्यात जो होता है चाइना करता है। ठीक है, उसका व्यापार को जो बचत होती है, यानी कि आयात बहुत कम करता है, निर्यात ज्यादा करता है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उसकी विदेशी मुद्रा सबसे ज्यादा है। भारत तो घाटे में रहता है, तो इसकी स्थिति खराब होती है, क्योंकि हम ज्यादा अगर चीजों को उपयोग करेंगे, हमारे पास कम इनकम है और ज्यादा उपयोग करेंगे तो हम कर्जदार होंगे। जब कर्जदार होंगे तो हमारा विकास बहुत कम हो पाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि जो देश आयात ज्यादा करते हैं वो कर्जदार होते हैं, और जो निर्यात ज्यादा करते हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है। ठीक है, ये होता है हमारा आर्थिक। फिर आती है निम्न उत्पादकता। निम्न उत्पादकता के मतलब ये होता है कि हम अपने प्राचीन ढंग से कृषि कर रहे होते हैं, प्राचीन सोच होती है, प्राचीन ढंग से कार्य करने की तरीका होता है। जैसे कि अगर हम वेस्टर्न कल्चर्स में जाएंगे, यूरोप है, यूरोप में ब्रिटेन, है ना, फ्रांस, जर्मनी, ये और हमारा अमेरिका, जो यूएसए जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ये क्या नई टेक्नोलॉजी से अपनी अच्छे तरीके से और किसी उत्पादन करते हैं। किसी कृषि क्षेत्र में गेहूं हो ना, धान हो, तो इनकी प्रति हेक्टेयर जो वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल है उसमें ज्यादा से ज्यादा चीजों को उत्पादन कर सकते हैं। किसकी वजह से? जब वजह से
टेक्नोलॉजी की वजह से, है ना। निम्न उत्पादकता, और जहाँ पे ज़्यादा कम होगी, या जैसे कि हमारे यूपी और बिहार में जो क्षेत्र बहुत छोटे घर होते हैं, छोटे फील्ड भी होते हैं, यानी कि जो एरिया छोटा होता है, छोटे छोटे कृषक लगे होते हैं, तो अच्छे ढंग से जागरूकता ना होने की वजह से निम्न उत्पादकता उत्पन्न होती है, जिससे अलग क्षेत्र से हमें मिलता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण प्रदेश को अलग करता है। किसी देश की संस्कृति, किसी समाज की संस्कृति, अलग ढंग, अलग तरीका, अलग भाषा, उसको रूढ़िवादिता की ओर ले जाता है। वो चाहता है कि हम नहीं नहीं, मुझे इसी तरह से जीना है, ये हमारा कल्चर्स है, ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है। जैसे कि अपनी हमारे यहाँ देश की भाषा हिंदी है ना, सभी लोग हिंदी के बारे में सोचते हैं। इसी प्रकार से जैसे कि हम अगर इंग्लिश का विरोध करते हैं, तो हम कहीं कहीं पीछे दुनिया से रह जाते हैं। हमें हर चीज़ों को जानना ही होगा। हमारी संस्कृति कैसी है, जैसे हम लोग पूर्व ढंग से सोचते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे थे, इस तरह से सोचेंगे तो हम दुनिया से अलग थलग पड़ेंगे। हम एक समाज को, एक सामाजिक रूढ़तावादी होता है कि हम, जैसे बहुत सी रूढ़तावादी हैं कि स्त्रियों को कम आंकना, स्त्रियों को कमजोर समझना, है ना, इनको बराबर लेवल पे जब आएंगे तभी हमारा अच्छा सा विकास हो सकता है। ये अलग अलग सोच होती है, ये प्रदेश बाय प्रदेश होता है। जो साक्षर लोग हैं, जैसे केरल है, शिक्षित प्रदेश है, तो इनका जीवन स्तर अलग है और इनका सांस्कृतिक स्तर भी बहुत अच्छा है। ठीक है। अब जैसे बिहार है, यहाँ पे दरिद्रता सभी वजह, किससे वजह जाता है, हमारी शिक्षा कम होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या जाना, प्रादेशिक असमानता के कारण। अब ये हमारा यहीं पे खत्म होता है। अब अगला जो हम बताएंगे वो हमारी हेडिंग होगी, भारत के प्रादेशिक असमानता के कारण क्या है।